डियर स्टूडेंट्स, आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील गौड़ आपके लिए लेकर आया हूँ जूलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला चैप्टर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का सेकंड पार्ट। हमने पहले पार्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। उसमें हमने देखा था कि जो अध्यावरणीय तंत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन से भाग आते हैं। जो इसमें देखा था हमने, त्वचा होती है और त्वचा और उसके व्युत्पन्न आते हैं। त्वचा में त्वचा क्या क्या कार्य करती है, किस प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है और आंतरिक अंगों को कवर किए हुए रहती है। इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत उसमें और देखा था औत्तिकी के बारे में, थोड़ा सा स्टार्ट किया था ये टॉपिक कि इसकी औत्तिकी के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो अधिचर्म और एक चर्म। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। त्वचा की औत्तिकी के बारे में यदि हम देखें तो त्वचा को दो भागों में बांटा गया है, स्किन को। इसका एक भाग आता है आपके अधिचर्म या एपिडर्मिस। इसका दूसरा भाग है चर्म या डर्मिस। दो भाग है इसके, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस को हम बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये त्वचा का बाह्य भाग बनाता है। बाहर का सबसे बाहरी लेयर ये अधिचर्म की होती है और चर्म जो है वो इस त्वचा का आंतरिक स्तर है। ठीक है, क्या है? आंतरिक स्तर। और अधिचर्म जो है उसकी उत्पत्ति, जो इसका विकास, वो किससे होता है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से। कौन सी लेयर से होता है? भ्रूण की एक्टोडर्म से। हमने पढ़ा था कि त्वचा है वो एक्टोमीजोडर्म से इसकी व्युत्पत्ति होती है। तो उसमें एक्टोडर्म जो है उससे अधिचर्म वाला भाग है, उसका विकास होता है। और मीजोडर्म से किसका विकास होता है? त्वचा के चर्म भाग का। और देखिए आगे अधिचर्म के बारे में, इसमें रुधिर वाहिनियां जो हैं वो अनुपस्थित होती हैं। रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित, यानी रक्त वाहिनियां इसमें नहीं होती है। तो इसमें जो पोषक पदार्थ है वो कैसे जाएंगे? तो पोषक पदार्थ कहाँ से मिलेंगे इसको? पोषक पदार्थ जो है वो कहाँ से मिलेंगे? इसके जो नीचे वाला जो भाग पाया जाता है, कौन सा? ये चर्म वाला। इस चर्म वाले भाग से इसमें पोषक पदार्थ मिलते हैं। तो पोषक पदार्थ कौन देता है इनको? चर्म। कहाँ से प्राप्त होंगे? चर्म से। तो पोषक पदार्थ इनको चर्म से प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनकी जो अधिचर्म की आधार कला है वो चर्म भाग पर टिकी हुई होती है और चर्म की कोशिकाओं से ही इसको, अधिचर्म को, पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। उसके बाद में ये देखिए कि ये जो आवरण है, ये आवरण पारदर्शी होता है व जलरोधी होता है। आवरण किस प्रकार का है? पारदर्शी है और जलरोधी है। जलरोधी है इसलिए ये क्या करता है? जल को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है सीधा। और इसके अलावा ये सूक्ष्म जीवों के लिए भी, सूक्ष्म जीव जो है ना, उसके लिए भी रोधी होता है। सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होता है? रोधी। रोधी से मतलब ये सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है ये भाग। कौन सा? अधिचर्म वाला भाग। और ये जल को तो रोकता है, लेकिन जो तेलीय पदार्थ है उसका क्या करता है? अवशोषण करता है। तेलीय पदार्थ का अवशोषण, जिससे तेलीय पदार्थ में जैसे हम शरीर पे मालिश करते हैं
तो जो तेल लगाते हैं मालिश करने के लिए, तो वो तेल है वो हमारी त्वचा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसमें कौन सा भाग है वो अवशोषित करेगा? अधिचर्म वाला भाग है वो इसके अंदर अवशोषित हो जाता है। ठीक है, ये जो भाग है वो अधिक रगड़ मतलब ज़्यादा जो वातावरण के संपर्क में रहता है और ज़्यादा घर्षण होता है जिन भागों के अंदर, उन अधिक रगड़ वाले भागों के अंदर क्या होगा इसका? अधिक रगड़ वाले भाग कौन से होते हैं? जैसे हथेली है व तलवा, हथेली व तलवे। हथेली हाथ की जो हथेली होती है और तलवे पैरों के नीचे का जो भाग है, उन भागों के अंदर क्योंकि ये वातावरण के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा ये घर्षण करते हैं, तो इन भागों की अधिचर्म जो है वो क्या होती है? मोटी होती है। ये ज़्यादा मोटी है, अधिक मोटी होती है। और ये आंखों का जो कॉर्निया है, आंखों की कॉर्निया भाग जानते हो? जो श्वेत पटल का आगे का भाग जो उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया की जो अधिचर्म है ये क्या होती है? सबसे पतली होती है। तो सबसे मोटी तो किसकी है? हथेली और तलवे की। लेकिन आंखों की कॉर्निया की जो अधिचर्म है वो सबसे पतली होती है, सबसे पतला भाग इसी में पाया जाता है। हमने 11th क्लास में उत्तकों के बारे में अध्ययन किया था। जंतु उत्तक जो आपके जो चैप्टर है उसमें उत्तकों को 4 भागों में बांटा गया है: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उसमें से ये जो पहला उत्तक है उपकला उत्तक, ये क्या करता है? अंतरांगों की भित्ति तथा बाह्य आवरण जो होते हैं अंगों का, तो उनका निर्माण कौन सा उत्तक करता है? उपकला उत्तक करता है। उपकला उत्तक के बारे में हमने पढ़ा था कि उपकला उत्तक जो है वो 3 प्रकार का होता है। सरल उपकला उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है? सरल होती है, मतलब एक ही स्तर में ये विकसित होती हैं। दूसरा हमने उत्तक पढ़ा था स्तरित या संयुक्त उपकला उत्तक, और तीसरा होता है इसमें विशिष्ट उपकला उत्तक। तो स्तरित में क्या होता है? बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं इसमें उपकला उत्तकों के अंदर। और विशिष्ट जो उत्तक है उनके अंदर हमने आभासी स्तरित, ग्रंथिल, संक्रामी, वर्णकित और तंत्रिका संवेदी उत्तकों के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें जो उत्तक होता है, ये अधिचर्म जो है त्वचा का, वो किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? उपकला उत्तक से। और उपकला में भी किस प्रकार का? स्तरित उपकला। और स्तरित उपकला में भी ये क्या होती है? स्तरित उपकला भी हमने पढ़ा था 3 प्रकार की होती है: सल्की और स्तंभी और घनाकार। तो ये किस प्रकार की होती है? सल्की स्तरित उपकला होती है। किस प्रकार की होती है? सल्की स्तरित उपकला। अब देखो सल्की भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सल्की स्तरित उपकला जो है वो 2 प्रकार की है। एक तो होती है किरेटिन युक्त और दूसरी होती है किरेटिन विहीन। तो ये जो हमारा जो ये अधिचर्म वाला भाग है ये किस प्रकार का सल्की उपकला है? किरेटिन युक्त है। और ये जो दूसरी जो भाग है किरेटिन विहीन, उस किरेटिन विहीन भाग में हमारे आता है जो ग्रशिका है, मलाशय है, योनि है आदि की जो दीवारें हैं, आदि की जो दीवार है, उस दीवार की उपकला कोशिका है वो कैसी होती है? स्तरित सल्की किरेटिन विहीन उपकला। ठीक है, तो ये किस प्रकार की है? स्तरित सल्की। और वो भी कौन सी? सल्की भी किस प्रकार की होती है? किरेटिन युक्त, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये किरेटिन युक्त स्तरित सल्की उपकला से बनी हुई होती है। दूसरा भाग हम देखें, इसमें हमारा चर्म भाग। तो चर्म वाले भाग का विकास हमने पढ़ा था किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। ठीक है, तो अब दूसरी देखो इसमें क्या चीज है? उपकला के बारे में देखें। उपकला
तो ये सॉरी उत्तक देखें इसमें, तो उपकला उत्तक नहीं होकर के ये किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? संयोजी उत्तक से। इसका निर्माण होता है संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक के द्वारा इस भित्ति का या इस स्तर का निर्माण होता है त्वचा के। तो ये जो संयोजी उत्तक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो वो उसमें देखिए कि इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कौन से तंतु होते हैं? कोलेजन तंतु। ये कोलेजन तंतु क्या करते हैं? कोलेजन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये मोटे तंतु हैं। किस प्रकार के हैं? मोटे। और क्या करेंगे? ये त्वचा को, मोटे होते हैं जो त्वचा को कठोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्वचा को कठोर बनाते हैं। त्वचा को कठोर बनाएंगे ये। और इसके अलावा इसमें क्या क्या होते हैं? इलास्टिन तंतु। इलास्टिन, त्वचा के अंदर, त्वचा का जो ये चर्म भाग है, इसमें कोलेजन तंतु होते हैं, इलास्टिन तंतु होते हैं। इलास्टिन तंतु जैसे नाम से ही आप समझ रहे होंगे इसको, इलास्टिसिटी होती है इसमें। क्या होती है? इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता, जिसके कारण त्वचा में क्या होता है? लचीलापन होता है। किसके कारण? इलास्टिन तंतुओं के कारण त्वचा के अंदर लचीलापन पाया जाता है। और इसमें पाई जाती है वसा कोशिकाएं। फाइब्रोब्लास्ट, ये तंतुमय कोशिकाएं होती है, फाइब्रोब्लास्ट। और इसमें होते हैं मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज तो आप जानते ही हो, भक्षकाणु होते हैं। ये बृहद भक्षकाणु जो सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने का कार्य करते हैं। फिर इसके अंदर आता है रक्त वाहिनियां। देखिए हमने पढ़ा था, अभी डिस्कस किया था कि अधिचर्म वाले भाग में रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं और इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है। और इन्हीं की जो रक्त वाहिनियां हैं वो पोषक पदार्थ को लेके आती है और यहीं से पोषक पदार्थ कहाँ पर जाते हैं? अधिचर्म वाले भाग में। फिर आती हैं लसिका वाहिनियां। लसिका वाहिनियां, क्योंकि ये जो संयोजी उत्तक है, इसमें क्या होते हैं कि कोशिकाएं हैं वो सघन रूप से जुड़ी हुई होती हैं। और इसमें जो आंतरिक कोशिका जो होते हैं, कोशिका समूह में जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें पदार्थों को भेजने के लिए या उनमें क्या होता है, विनिमय करने के लिए ये लसिका जो है, लसिका उत्तक वो काम में आता है। हमने पढ़ा था ये लसिका क्या होता है। ये एक चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है जो रक्त के अंदर पाया जाता है और ये सीरम की तरह ही होता है। रक्त में जो सीरम होता है उसी तरह का ये पदार्थ होता है। इसको दलाल भी कहा जाता है एक तरीके से, क्योंकि ये क्या करता है, रक्त से पोषक पदार्थों को लेकर के जो कोशिका समूह है उसकी आंतरिक कोशिकाओं में ये पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। तो ये लसिका वाहिनियां वो इसमें पाई जाती है। इसके अलावा त्वक ग्रंथियां, मतलब त्वचा ग्रंथियां, त्वचा के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं। त्वक ग्रंथियों में आपने देखा हो इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जैसे सीबेशियस है, सीबेशियस मतलब ये तेल ग्रंथियां होती है। किस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? तेल ग्रंथियां, जिससे किसका स्त्रावण होता है? तेल का स्त्रावण होता है। तो इसमें कौन सी? सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। और श्वेत ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां? श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, जिससे पसीने का स्त्रावण होता है। तो स्वेट ग्लैंड्स भी इसमें पाई जाती है। कौन से भाग में? त्वचा के चर्म भाग के अंदर ये पाई जाती है। तो ये इसमें त्वक ग्रंथियां हो गई। और इसके अलावा इसमें संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो किसका ग्रहण करते हैं? संवेदनाओं को।
और रोम रोम पुटक एयर फॉलिकल्स जो है वो इसमें होते हैं, जिससे क्या होता है, रोम का निर्माण होता है। रोम है वो निकलते हैं। रोम मतलब ये जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनका निर्माण इसी भाग से होता है। तो ये भाग है वो त्वचा के चर्म के अंदर स्थित होते हैं। अब वापस आते हैं हम अपने अधिचर्म वाले भाग के अंदर। तो अधिचर्म वाला जो भाग है वो 5 स्तरों में विभाजित रहता है। हम इस अधिचर्म की जो संरचना है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अधिचर्म और चर्म त्वचा की पूरी संरचनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो अधिचर्म वाला भाग है। तो ये देखिए, इसका जो अधिचर्म भाग है वो हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 भागों में डिवाइड होता है ये। तो इसमें देखो, ये सबसे बाहर का स्तर है, इसको कहते हैं किरण स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके भीतर ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है बीच में, ये जो दिख रहा है इसके नीचे, ये इस भाग को कहते हैं ल्यूसिडियम स्तर, या इसको बोलते हैं पारदर्शी स्तर, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, पारदर्शी स्तर, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ये दूसरा स्तर होता है इसका। तीसरा जो स्तर है वो इसका ये भाग है। ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये वाइट वाइट भाग जो है उसके नीचे का जो भाग है, जो जिसके अंदर बहुत सारी आपको कणिकीय संरचना है, कण है, वो पाए जाते हैं। तो इसको कौन सा स्तर बोलते हैं? क्योंकि इसमें कणीय पदार्थ है वो ज़्यादा होते हैं। किरेटोहाइलिन प्रोटीन के होते हैं ये कण। कौन से प्रोटीन के होते हैं? किरेटोहाइलिन। तो किरेटोहाइलिन प्रोटीन के कणों की संख्या अधिक होने के कारण इस भाग को क्या कहा जाता है? कणी स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कणी स्तर। इसको कहा जाता है कणी स्तर या स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम मतलब ग्रेन्यूल्स है वो ज़्यादा होते हैं, यानी कण ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ये भाग होता है इसमें। फिर इसका चौथा जो भाग है अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर देखें तो बाहर से अंदर की ओर जब आते हैं तो इसका चौथा भाग है वो आता है सूल स्तर, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। क्यों सूल स्तर या स्पाइनोसम? क्योंकि इसमें इसकी जो सेल्स होती है उनमें क्या होते हैं, अंतर बंधन पाया जाता है। तो इसके ये क्या होती है, सेल्स है एक दूसरे के अंदर घुसी हुई पाई जाती है। तो हमने जो इंटरडिजिटेशन हमने पढ़ा था, अंतर बंधन 11वीं क्लास में ही पढ़ा था हमने। तो उसमें देखा था हमने कि एक कोशिका है वो दूसरी कोशिका में किसी अतिवृद्धि या आपस में जो कोशिका भित्ति है उनके बंधन के द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, अंतर बंधन होता है और ये कुछ अतिवृद्धियां, अंगुलीनुमा उभार है, वो निकल करके दूसरी कोशिकाओं में घुसे रहते हैं और घुस करके क्या किसका निर्माण करते हैं? सूल स्तर का निर्माण करते हैं। तो ये इसमें स्ट्रेटम स्पाइनोसम या सूल स्तर होता है। और इसका जो लास्ट पार्ट है जो सबसे अंदर होता है, ये कोशिकाएं जो है वो चर्म भाग पर टिकी हुई रहती हैं। इनको कहते हैं, ये जो अंदर की ओर जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो स्तर है, इस स्तर को क्या कहा जाता है? अंकुरण स्तर। इसको क्या कहेंगे? अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम।
तो ये इसके 5 भाग जो हैं वो कौन से किसके पाए जाते हैं? अधिचर्म के। सबसे बाहर की ओर कौन सा स्तर होता है? किरण स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। दूसरा पारदर्शी स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। तीसरा है कणी स्तर या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। चौथा सूल स्तर या स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और पांचवा भाग इसका आता है अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो इसके बारे में यदि देखें हम, तो सबसे पहले हम अंदर से बाहर की ओर देखें तो सबसे अंदर की ओर कौन सा भाग होता है इसका? पहला ये देखिए कौन सा स्तर है? अंकुरण स्तर। जैसे कि इसी प्रकार से सीक्वेंस आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले अंकुरण स्तर या इसको बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये भाग सबसे अंदर की ओर पाया जाता है आपकी अधिचर्म की कोशिकाओं के अंदर। इसकी सेल्स है वो स्तंभी प्रकार की होती है। मतलब ये उपकला जो होती है स्तरित उपकला है, लेकिन किस प्रकार की उपकला है? इसकी कोशिका जो है वो किस प्रकार की होती है? स्तंभी प्रकार की होती है। और ये उपकला जो है वो किस पर टिकी रहती है? इसकी कोशिकाएं स्तंभी उपकला की, इसकी जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं वो आधार कला, जो संयोजी ऊतक की जो आधार कला है उस आधार कला पर टिकी रहती हैं। ये आधार कला संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती हैं और इसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो ये अंकुरण स्तर जो है वो इसकी कोशिकाएं किस प्रकार की होगी? स्तंभी। और इसकी कोशिकाएं आधार कला पर टिकी हुई रहती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटम बेसिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम बेसिली भी कहते हैं। और इसकी सेल्स है, ये जो सेल्स हैं ये निरंतर इनके अंदर किस प्रकार का विभाजन होता रहता है? समसूत्री विभाजन होता रहता है। किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये निरंतर विभाजित होकर के ऊपर की ओर खिसकती रहती है। और ऊपर की ओर खिसक करके बाकी की जो परतें होती हैं उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या अंकुरण स्तर। इसलिए इसको अंकुरण स्तर कहा जाता है क्योंकि ये और परतों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये निरंतर समसूत्री विभाजन करेगी और विभाजन करके ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, ऊपर की जो स्तरें हैं या लेयर्स हैं, उनका निर्माण करने का काम कौन करता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, सभी बाहरी परतें, हम ये कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जो सभी बाहरी परत हैं, बाहरी परतें किससे बनती हैं? इसी स्तर से बनती हैं। सभी जो बाहरी परतें हैं वो किससे बनती हैं? इसी स्तर, आपकी जो कौन सी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या अंकुरण स्तर है, इसी से इस सभी बाहरी परतों का निर्माण होता है। इस स्तर के अंदर मिलेनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। और ये जो मिलेनोसाइट्स हैं इनके अंदर वर्णक होता है। ठीक है, मिलेनोसाइट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेलेनिन या मिलेनिन भी कह सकते हैं। मेलेनिन या मिलेनिन वर्णक है वो पाया जाता है। ये मेलेनिन वर्णक है, ये क्या करेगी? ये मेलेनिन वर्णक त्वचा को रंग प्रदान करता है। ये मेलेनिन वर्णक क्या करेगा? त्वचा को रंग प्रदान करता है। इन वर्णकों की जब अधिकता होती है तो त्वचा के अंदर डार्कनेस होती है, यानी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा हो जाता है। और इस वर्णक की कमी के कारण त्वचा हल्के रंग की हो जाती है। तो ये जो मेलेनिन वर्णक है ये त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि आपके जो त्वचा है उसके कौन से भाग में स्थित होता है? अधिचर्म वाला जो भाग है त्वचा का, उस भाग के अंदर ये स्थित होता है। उसकी जो मेलेनोसाइट्स है उस मेलेनोसाइट्स में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। एक चीज और इसमें ये देखिए
कि इसकी जो कोशिकाएं हैं, जो ये जो है अंकुरण स्तर की जो कोशिकाएं हैं, देखिए इसमें चित्र में देखिए, अंकुरण स्तर की कोशिकाओं में ये उभार पाए जाते हैं। इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं, इसमें ये जो उभार है, इन उभारों को रेटेपैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटेपैक्स। ये छोटे छोटे उभार होते हैं जो आपके संयोजी उत्तक है उसमें निकले रहते हैं। ये उभार, इन उभारों को क्या कहेंगे? ये जो उभार है ये कहलाते हैं रेटेपैक्स। ठीक है, ये रेटेपैक्स है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो अंकुरण स्तर है, अंकुरण स्तर की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? अंकुरण स्तर में छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रेटेपैक्स कहा जाता है। रेटेपैक्स किन्हें कहते हैं? अंकुरण स्तर में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो उभार है, उन उभारों को रेटेपैक्स कहा जाता है। ठीक है। और एक इसमें जो इसकी जो कोशिकाएं हैं, जो इसमें पाए जाने वाला वर्णक जो है वो क्या करता है? सूर्य की किरणों का अवशोषण करने का भी काम करता है। ये जो विलेनिन वर्णक है ये क्या करेगा? सूर्य की किरणों का अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है। तो अब अवशोषण करने का काम करेगा तो ये क्या करेगा? ये तेज किरणों से अवशोषण करता है। तो ये क्या करता है? जो सूर्य की जो तेज किरणें हैं, यानी इसकी जो अधिक तीव्रता होती है, उससे त्वचा की रक्षा करने का कार्य करता है। ये वर्णक जो है वो सूर्य की तेज किरणों से त्वचा की रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है। और इसी वर्णक के कारण, ये जो वर्णक है, इसी वर्णक के कारण जो अधिक गर्मी वाले जो इलाके हैं, गर्म क्षेत्र जो हैं, या ये हम कह सकते हैं अधिक प्रकाश की अधिक तीव्रता वाले जो क्षेत्र हैं, उनके जो लोग हैं, उनमें पाए जाने वाले जो व्यक्ति हैं, गर्म क्षेत्रों के व्यक्तियों में गर्मी सहन करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी, क्षमता अधिक होती है। किसके कारण? इन मिलेनिन वर्णकों के कारण इनके अंदर अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है इस क्षेत्र के व्यक्तियों में। और इसी के कारण ही इसका जो रंग है वो, इन व्यक्तियों का रंग है वो थोड़ा सा कैसा होता है? डार्क होता है। किसके कारण? मेलेनिन वर्ण के कारण। तो ये तो हो गई आपकी पहली परत जो सबसे अंदर की ओर पाई जाती है। कौन सी? अंकुरण स्तर।